प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, रानी लीलावती और सम्राट विक्रमादित्य, इनका संवाद चल रहा है। रानी लीलावती 3 बार संपूर्ण रात्रि में अब तक बोल चुकी है और अब रात्रि का अंतिम प्रहर प्रारंभ होने ही वाला है। रानी लीलावती मन ही मन सोच रही है, यदि इस बार भी इस पुरुष ने मुझे बोलने के लिए बाध्य कर दिया तो मैं शर्त हार जाऊंगी और मुझे इसके साथ विवाह करना पड़ेगा। और मैं यदि शर्त हार गई तो लोगों के अंदर जो मेरे प्रति आज तक एक जो दबदबा सा बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा कि देखो, रानी लीलावती को भी हराने वाला एक कोई समर्थ पुरुष आ गया और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। रानी का स्वाभिमान कहना ठीक नहीं रहेगा, रानी का अभिमान जागृत हो उठा। अब रानी ने सोचा कि ये पुरुष अद्भुत है, अलौकिक है। ये ऐसी कोई कहानी सुनाता है जिसका अंत प्रश्नवाचक रहता है और उस प्रश्नवाचक पहेली का प्रत्युत्तर देने के लिए जिसके साथ में रात भर वार्तालाप करता है वो कुछ ऐसा जवाब दे देता है जो कि गलत रहता है और मैं सहन नहीं कर पाती हूं और मुझे प्रत्युत्तर में सही जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ता है और मैं बोल उठती हूं। रानी भी समझ गई कि पुरुष ऐसी कुछ कथाएं घटित करता है, चाहे वो कपोल कल्पित हो या वस्तुस्थिति से परिपूर्ण हो। मुझे बोलने के लिए बाध्य करने के लिए इसके पास ऐसी कहानियां लगता है भरपूर है। पर अब 3 बार मैं हार चुकी हूं और चौथी बार भी यदि मैं हार गई तो परिणाम मुझे इसके साथ विवाह करना ही पड़ेगा। और इस बार यदि मैं नहीं बोली तो ये पुरुष हार जाएगा और इसे मैं आजीवन अन्य राजा और राजकुमारों की तरह अपने कारागृह के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। रानी थक चुकी थी क्योंकि संपूर्ण रात्रि अभी तक इन लोगों ने जाग कर ही व्यतीत की थी। दोस्तों, रानी ने अपनी सहेली को बुलाया और कहा कि मैं थक चुकी हूं और तुम ऐलान करो कि कुछ समय के लिए सभा विसर्जित की जाए, मैं तनिक विश्राम करना चाहती हूं। रानी की दासी ने घोषणा कर दी तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि शर्त के अनुसार बीच में विश्राम लेना ठीक नहीं, क्योंकि अब रात्रि का अंतिम प्रहर बचा है और अंतिम प्रहर में यदि मैंने अपनी बात सुनाकर रानी को बोलने के लिए समुद्यत नहीं किया तो परिणाम आप सभी जानते हो, मैं हार जाऊंगा और मैं ये कतई नहीं चाहता। दासी ने कहा, रानी का शरीर ऐसा सुदृढ़ नहीं है कि वो पूर्ण रात्र निर्निमेष दृष्टि से आपको देखती रहे और आपकी बात सुनती रहे। आप विश्वास रखो, ज्यादा से ज्यादा चंद मिनटों के अंदर विश्राम करके रानी वापस आ जाएगी। राजा के पास कोई चारा नहीं था, पर राजा मन ही मन सोचने लगा, यदि ऐसा ही समय व्यतीत हो गया तो सूर्योदय के बाद में तो प्रतियोगिता वैसे भी उसके पहले ही समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय के बाद में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर भी राजा विक्रमादित्य ने कहा, शर्त के अनुसार बीच में विश्राम लेना ठीक नहीं है, फिर भी रानी यदि विश्राम लेना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अपने आप पर विश्वास है, पर यथाशीघ्र आने की कोशिश करें। रानी ने
स्वीकृति सूचक अपना सर हिलाकर वहां से अपने राजभवन में, अपने महल के अंदर शयन कक्ष में प्रवेश कर लिया। रानी थक चुकी थी। सारी दासियां और उसकी सहेलियां रानी को चारों तरफ से घेर कर, कोई रानी के पैर दबा रही है, कोई रानी को पंखा कर रही है। रानी मनी मन सोच रही कि अब इस प्रतियोगिता की समाप्ति का अंत क्या है, क्योंकि यह व्यक्ति अत्यंत विचक्षण है, अत्यंत बुद्धिमान है और ऐसी कोई कहानी सुनाता है जिसका कि अंत प्रश्नवाचक रहता है और उसका प्रत्युत्तर देने के लिए मैं हर बार की तरह बाध्य हो जाती हूं। पर यह है क्या, माजरा क्या है, जादूगर है, क्या है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो ये जलकुंभ को बोलने के लिए समुद्यत कर देता है, कभी ये दीपक को बोलने के लिए समुद्यत कर देता है। इसके अलग अलग रूप जो कि निर्जीव वस्तुओं को ये बोलने के लिए बाध्य करता है। मैं तो सजीव हूं, मैं भी बोल पड़ती हूं, पर अब नहीं। रानी का अहंकार फिर से जागृत हो गया। इधर सहेलियां ने चुटकी ली और कहने लगे कि रानी तुम चिंता मत करो, यदि इस बार भी तुम शर्त हार गई और चौथी बार भी तुम बोल उठी तो ये तो हम सबका अहोभाग्य रहेगा कि ऐसा पुरुष वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक सैकड़ों राजाओं को और राजकुमारों को तुमने बंदी गृह के अंदर बंद कर दिया है, उनकी प्रतिभा को कुंठित कर दिया है। शर्त के अनुसार वे हार गए और आजीवन कारावास का भोग कर रहे हैं। पर यह पुरुष पहला ऐसा है जिसने तुम्हें 3 बार बोलने के लिए बाध्य कर दिया, अब सिर्फ एक ही बार तुम्हें बोलना है। यदि तुम हार भी गई तो उसमें भी तुम्हारी जीत ही है। दासियों का और सहेलियों का यह कहना उसके अहम को और चोट मारने वाला हो गया। उसने कहा नहीं, जब बात हार जीत की आ जाती है ना दोस्तों, तब अहंकार जागृत हो ही जाता है। उसने कहा नहीं, मैं तो हारने वाली नहीं हूं, और उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि इस बार चाहे कुछ हो जाए मैं बिल्कुल मौन रहूंगी, बोलूंगी ही नहीं, जैसे सब राजा और राजकुमारों के सामने मैं नहीं बोली, और यह परदेसी शर्त हार जाएगा। इसी बीच उसके मन में आया कि यह पुरुष है कौन, कहां से आया है। उसने अपने गुप्तचरों विभाग के प्रमुख को बुलाया और कहा कि ये कहां से आया है, कौन है, इसकी पूरी जन्म कुंडली मेरे सामने लाई जाए। गुप्तचर विभाग के प्रमुख ने कहा कि जो भी हमारे नगर के अंदर प्रवेश करता है उसका पूरा बायोडाटा हमारे पास रहता है। ये एक व्यापारी है और इसकी ही तरह अनेक व्यापारी हमारे शहर में आए हुए हैं। कोई हीरो का व्यापार कर रहा है, कोई मानिक का, मोती का, नीलम का, पन्ने का। वे व्यापारी भी शायद इसी के अनुचर होने चाहिए, पर वे सब अपनी सीमा रेखा में है। कोई भी ऐसा न्याय के विपरीत कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए हम उनके साथ में जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नगर का व्यापार बढ़ रहा है। ये भी व्यापारी ही है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। रानी को अपने गुप्तचर विभाग की मुखिया की बात सुनकर थोड़ा नाराजगी प्रकट की उसने और कहा कि ऐसे कैसे संभव है, ये कौन है, कहां से आया है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो एक दासी बोली कि जो भी हो, तुम्हें इसके चेहरे से लगता नहीं कि कोई राजा या राजकुमार होना चाहिए। इसके चेहरे पे कितना तेज चमक रहा है, देदीप्यमान इसका मुखमंडल गवाही देता है कि ये कोई उच्च खानदान का है, और साथ साथ ये कितना बुद्धिमान है। सभी सभा को इसके साथ कोई बात नहीं करता है, फिर भी ये बांध के रखता है। किसी को नींद की झपकी तक नहीं आने दी है इसने पूरी रात्रि में। क्या यही इसका परिचय नहीं है पर्याप्त? हम तो निवेदन करते हैं रानी जी कि आप जानबूझ के ही शर्त हार जाओ और अभी बोल दो, ताकि ऐसे राजकुमार के साथ आपका विवाह हो जाएगा। रानी के दर्प के ऊपर सर्प डोलने लग गया था। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने शर्त पे कायम रहूंगी और सूचना दे दी जाए कि हम फिर से
राजभवन के उसी पंडाल में आ रहे हैं जहां पर हमारी प्रतियोगिता। इधर राजा को भी एक कक्ष दिया गया था ताकि थोड़ी देर वे भी विश्राम कर ले। राजा ने वेताल को आह्वान किया और वेताल से कहा कि वेताल, तुम्हें पता है ना, अब रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होने वाला है और तुम्हें क्या करना है। वेताल ने कहा, मैं तो आपके आज्ञा का अक्षरशः पालन करने वाला एक दास हूं, एक सेवक हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, आप निश्चिंत रहिए, ये शर्त आप ही जीतने वाले हो। तो ठीक है। इतने में दरवाजे पे आहट हुई। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ सकते हो। दासी आई और दासी ने कहा, रानी जी सभा के अंदर आने ही वाली है, आप भी तैयार होकर आ जाइए और प्रतियोगिता का अंतिम चरण समाप्त कीजिए। राजा विक्रमादित्य तैयार होकर राज दरबार के अंदर पहुंच गए। रानी भी आ चुकी। इधर दासियों ने नगाड़ा बजाकर पहले ही घोषणा कर दी थी। सखे सहेलियों ने बजाया ढोल, रानी लीलावती बोली तीसरा बोल। अब चौथी घोषणा का उद्घोषण हो गया और दासी ने कहा कि अब इस प्रतियोगिता की अंतिम परीक्षा होने जा रही है। यह आगंतुक अपनी कोई ऐसी बात बताएंगे जिससे कि रानी लीलावती यदि बोल गई तो रानी लीलावती ये शर्त हार जाएंगी और इस आगंतुक के साथ उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। यदि यह आगंतुक रानी लीलावती को बोलने के लिए बाध्य नहीं कर पाया तो इस व्यक्ति को भी आज तक जैसे राजा राजकुमारों को कारावास के अंदर हमेशा हमेशा के लिए आबद्ध कर लिया गया, उसी तरह इनको भी बंद कर दिया जाएगा। सभी सन्नाटा छा गया। पर महाराज विक्रमादित्य को तो अपने आप के ऊपर विश्वास था, आत्मविश्वास उनका सुदृढ़ था। उन्होंने वेताल से कहा कि वेताल, रानी के कंठहार के अंदर जाकर तुम प्रवेश कर लो। जैसे ही वेताल रानी के कंठहार में प्रविष्ट हुआ, रानी के कंठहार की द्योति 4 गुना ज्यादा चमकने लगी। अर्थात जितने राजभवन के अंदर दीपक प्रज्वलित थे उनसे कई गुना ज्यादा उसकी रोशनी उसके कंठहार की चमकने लगी। ये सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। स्वयं रानी भी अपने कंठहार को देखने लगी कि इसके अंदर ऐसी चमक आई कहां से। अब राजा विक्रमादित्य ने कंठहार से कहा कि हे कंठहार, रानी तो मेरे से बोलने से रही क्योंकि उसमें उनकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी और रानी के मुख से लग रहा है कि वो निर्णय करके आई है कि इस बार मैं बोलूंगी ही नहीं। ये मैं जानकर देखकर बता सकता हूं। तो क्या तुम मेरे से बात करोगे? क्या मेरी कहानी तुम सुनोगे? और मेरे कहानी के अंदर यदि कोई प्रश्न आया तो क्या तुम उसका प्रत्युत्तर दोगे? कंठहार ने कहा कि हाँ, हे भद्र पुरुष, मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। रानी और दास दासियां भी आश्चर्यचकित हो गई। ये पुरुष क्या कमाल कर रहा है, रानी का कंठहार भी अब बोलने लगा मनुष्यवाणी में। दोस्तों, अब राजा कौन सी कहानी सुनाएगा ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। समय हो चुका है और कल इसी वक्त इसी समय हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।